guys, today we are dealing with the bare provision of Indian Evidence Act, and I remember that we have covered section 78 in our last class. Yes, and today we are again starting from the section of 79. Okay, तो आज हम प्रिजम्पशन और एज टू डॉक्यूमेंट्स से स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में दिया गया है 79 to 85 सेक्शंस में। ओके, तो इसके पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने अभी तक अपना पार्ट 2 पूरा कवर कर लिया, जैसे कि हम जानते हैं सेक्शन 78 तक हमने पढ़ लिया है और काफ़ी प्रोविजंस पढ़ लिए, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो गया, एडमिशन हो गया, रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट हो गया, कन्फेशन उसी के अंडर में आता है। और इसके अलावा हमने कैरेक्टर पर भी बात कर ली है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, मतलब 78 तक जितनी भी चीज़ें आती हैं हमने सब कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रिजम्पशन से। तो सबसे पहले तो प्रिजम्पशन का एक जो ब्रीफ इंट्रो है वो ये है कि हमने प्रिजम्पशंस कहाँ पढ़े थे, सेक्शन 4 में, है ना। मे प्रिजम्पशन, शैल एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ये 3 हमने पढ़े थे। तो इसमें से मतलब उसी का फर्दर हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो प्रिजम्पशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट, एक होता है प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। ठीक, मैं आपको सेक्शन 4 में ही दिखा देती हूँ। हाँ, ठीक है। तो एक मे प्रिज्यूम होता है, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो हमारा जो मे प्रिज्यूम है ये हमारा कवर होता है अंडर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में। ठीक है, जो कि एक नेचुरल प्रिजम्पशंस है, क्योंकि ये बेस्ड होता है ऑन द ह्यूमन कंडक्ट। ठीक, और जो शैल है और कंक्लूसिव प्रूफ है, ये दोनों ही प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ के अंडर कवर होता है, जिसे हम प्रिजम्पशन ज्यूरिस भी कहते हैं या आर्टिफिशियल प्रिजम्पशंस भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 79 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे हमें स्टिक पेपर में लेके इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेना है कि शैल प्रिज्यूम कहाँ दिया हुआ है, मे प्रिज्यूम कहाँ दिया हुआ है। प्रिज्यूम मतलब कि कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि हाँ ये है, मतलब हाँ ये सत्य है। और मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कि मतलब कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, मतलब वो होता है, वो बेस्ड होता है आपके फैक्ट के ऊपर कि अच्छा वो एडमिसिबल लग रहा है अगर ऑन द फेस, तो वो कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी कि हाँ ऐसा है, नहीं तो नहीं करेगी। तो ये होता है मे प्रिज्यूम, जो कि नॉर्मली रिवर्टेबल भी होता है, यानी अगर अदर पार्टी आके उसका कंट्राडिक्ट करती है तो वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है मे प्रिज्यूम। लेकिन शैल प्रिज्यूम में क्या है कि कोर्ट तब तक उसे सही ही माने जब तक कि अदर पार्टी आके उसको गलत न ठहरा दे। ठीक, ये हमारा शैल प्रिज्यूम। तो हमारे शैल प्रिज्यूम में कौन कौन से सेक्शंस दिए हुए हैं? 79, 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 85, 85A, B, C, 89, 113B एंड 114A। तो इतना जो है वो शैल प्रिज्यूम है, मतलब इस जगह पे कोर्ट मानेगी जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना कर दिया जाए बाय अदर पार्टी। और मे प्रिजम्पशन जो कि रिबटेबल है, यानी इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है वो माने या ना माने। तो उसमें कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है? 86 है, 87, 88, 88A, 90, 90A एंड 113A एंड 114। ठीक है, तो ये एक याद करने का ट्रिक है, अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो ये और भी इजी हो जाएगा। तो ठीक है, फिर सेक्शन 79 से हम स्टार्ट करते हैं। 79 में क्या है? प्रिजम्पशंस एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम सर्टिफाइड कॉपी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। तो अगर कोई भी सर्टिफाइड कॉपी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एनी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा ऑथराइज है, ठीक, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जाहिर सी बात है, अगर वो डॉक्यूमेंट है तो वो रिटर्न ही होगा, ओरल तो होगा नहीं। ठीक, लेकिन अगर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई अदर पब्लिक ऑफिसर के द्वारा अगर वो ऑथराइज है, यानी उस पर अगर इनकी साइन है या गैजेट में है, तो उसे क्या है, उसे कोर्ट
शैल प्रिज्यूम करेगी कि हाँ ये जेन्युइन है, मतलब ये जेन्युइन मतलब ये सही है, जो भी ये डॉक्यूमेंट है ये सत्य है, जो बोल रहा है वो सही है। तो ये सेक्शन 79 में है। ठीक है, 80 में क्या है? 80 में हम बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस का। इसमें भी वही है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि बिफोर द कोर्ट प्रोड्यूस हुआ है और एज अ एविडेंस प्रोड्यूस हुआ है और वो किसके द्वारा दिया गया है? बाय ए विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय लॉ। ठीक, मतलब जो ये MOU हम कह रहे हैं, जो मेमोरेंडम कह रहे हैं एज अ एविडेंस, वो किसके द्वारा दिया गया है? वो या तो विटनेस के द्वारा दिया गया है ड्यूरिंग द ट्रायल यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग, और या तो किसी पब्लिक अथॉरिटी के सामने दिया गया है। ठीक है, तो या तो वो कन्फेशन हो सकता है, ठीक, किसी प्रिजनर ने अपना कन्फेशन दिया हो, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। तो ऐसे जो रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस होते हैं जो कि इन द कोर्स ऑफ लॉ यानी इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिए जाते हैं कोर्ट के सामने, तो वो भी शैल प्रिज्यूम में आता है, यानी उसे भी कोर्ट जेन्युइन मानेगी। ठीक है, मतलब कोर्ट उसे भी सच मानेगी कि हाँ ऐसा है। फिर आते हैं हम 81 में। 81 में किसके बारे में बात की गई है? हमारे गैजेट्स की, न्यूज़पेपर की, प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे प्राइवेट एक्ट्स है बट किसका? पार्लियामेंट का, किसी प्राइवेट पर्सन का नहीं है, है ना। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर है या प्राइवेट एक्ट है या गैजेट है जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, उससे भी जेन्युइन मानेगी कोर्ट, यानी उसमें भी शैल प्रिजम्पशन ही होगा कोर्ट का कि ये सच है। इसे हम सेक्शन 37 से रीड विथ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 81A जो कि है प्रिजम्पशंस एज टू गैजेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक, यानी यहाँ पे गैजेट्स आ गया तो गैजेट का मतलब है कि ये ऑफिशियल गैजेट होगा। ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या होगा कि अंडर गवर्नमेंट यानी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो, मतलब ऑफिशियल गैजेट में ही अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट आता है तो वो भी शैल प्रिजम्पशन यानी उसका भी जो एक जेन्युइननेस है उसका भी शैल प्रिज्यूम ही कोर्ट करेगी। और ये ऐड हुआ था हमारा कब? बाई 2000 अमेंडमेंट से। ठीक है, इसका ये जितने भी ABC हैं तो इसका आप अमेंडमेंट ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर आता है 82 में किसके बारे में बताया गया है कि प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ। मतलब इसमें इंग्लैंड का है क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि 1872 का लॉ है, तो फिर उसी हिसाब से इसको बनाया भी गया था। तो यहाँ पे इंग्लैंड का दिया गया है वो भी शैल प्रिज्यूम होगा। मतलब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट से जो रिलेटेड है इंग्लैंड से, वहाँ से प्रूफ आया तो उसे कोर्ट मतलब शैल प्रिज्यूम करेगी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम में। फिर आते हैं हम अपने सेक्शन 83 में। 83 में क्या है? प्रिजम्पशंस एज टू मैप्स और प्लान मेड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, यहाँ पे हम मैप प्लान देख रहे हैं लेकिन किसके अंडर में? अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर में। तो अगर कोई भी ऐसा मैप होगा या प्लान होगा जो कि अंडर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट आता होगा, उससे कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि हाँ ये जेन्युइन है। ठीक, यानी वो ये एक्यूरेट है और एज अ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है किसी भी केस में। फिर आते हैं हम सेक्शन 84 में। 84 में क्या है? प्रिजम्पशंस एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन। तो यहाँ पे हम लॉ की ही बात कर रहे हैं और रिपोर्ट्स ऑफ द डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट का यानी कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी अगर कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा डिसीजन बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट दिया गया है। ठीक, तो ये भी हमारा शैल प्रिज्यूम है। मतलब जितने भी शैल प्रिज्यूम आपको दिख रहे हैं ये किससे रिलेटेड हैं? या तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है या पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड है, मतलब ये लॉ से रिलेटेड है। ऐसा कह सकते हैं कि इसमें ह्यूमन कंडक्ट का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये सारे हमको लॉ यानी आर्टिफिशियल प्रिजम्पशंस यहाँ पे लागू हो रहा है। फिर हम आते हैं सेक्शन 85 में। प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। ये भी कोर्ट इसमें शैल प्रिज्यूम करेगी क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड होता है किसके द्वारा? नोटरी पब्लिक, एनी कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट। तो ये कोर्ट है, जज है, मजिस्ट्रेट है, ये क्या है? ये जाहिर सी बात ये लॉ है।
ठीक है। एंड ये भी अंडर द गवर्नमेंट ही आते हैं। तो ये मतलब अगर इनके बिहाफ पे भी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी आया है तो उसे भी कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी। फिर हमारा 85A, 85B एंड 85C, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये कब एडेड हुए। तो एडेड कब हुआ, 2000 में ऐड हुआ। और पहला यानी 85A जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के जेन्युइननेस के बारे में बात करता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है जो कि मतलब the court shall presume that every electronic record purporting to be an agreement containing the electronic signature of the parties, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है किसी भी टाइप का जो कि एफिक्स है एज ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज, तो वो शैल प्रिज्यूम वहाँ पे कोर्ट करती है। यानी ये जो होता है ये रिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंडर में ही आता है। फिर हमारा है 85B जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करते थे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कब ऐड हुआ, तो ये हुआ हमारा 2009 में। ये यहाँ पे दिया रहता है सब कुछ पूरा कमेंट में, तो आप इससे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमारा है 85C, इसमें क्या है, प्रिजम्पशंस एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक, ये तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में बात की जा रही है। तो जो सर्टिफिकेट होगा वो किसके द्वारा वेरीफाइड होता है, वो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा ही वेरीफाइड होगा, यानी कोई लॉ अथॉरिटी के द्वारा ही क्या कहते हैं वेरीफाइड होता है, तो इसे भी शैल प्रिज्यूम ही होता है। फिर हम आते हैं, अब देखिए हमारे 85C तक तो हमारा सारा ही शैल प्रिज्यूम हो गया। ठीक, यानी यहाँ पर कोर्ट तब तक उस चीज़ को सही मानती है जब तक कि वो अदर पार्टी द्वारा डिसप्रूव ना कर दिया जाए। फिर हम आते हैं अपने 86 में। 86 में क्या है कि प्रिजम्पशंस एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। ठीक, यहाँ पे फॉरेन आ गया, इंडियन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो अगर फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो सर्टिफाइड कॉपीज़ ही क्यों ना हो, वहाँ पे कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी। ठीक, यानी मे प्रिज्यूम मतलब कि वहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, वो प्रिज्यूम मतलब वो उसे सही प्रिज्यूम करे या ना करे, उसे मतलब मना भी कर सकती है कोर्ट। मतलब अगर उसको लगता है कि इसमें कोई जेन्युइन नहीं है तो उसे एज अ एविडेंस नहीं अलाउ किया जाएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, 86 में हमारा ये दिया हुआ है। फिर आते हैं हम 87 में। 87 में क्या है, प्रिजम्पशंस एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट। ठीक, यहाँ पे हम बुक्स, मैप एंड चार्ट्स की बात कर रहे हैं। हमने पहले भी मैप्स एंड चार्ट्स की बात की थी, कहाँ पे किए थे, 83 में। लेकिन 83 में हमने अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, इसलिए शैल था। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एनी बुक है तो किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा ही लिखी जाएगी, है ना, चाहे वो पब्लिक मैटर पे ही क्यों ना लिखी गई हो, जनरल इंटरेस्ट पे ही क्यों ना लिखी गई हो, लेकिन वो लिखी जाएगी एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा, वो अथॉरिटी के अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो मे करेगी हाँ ये बुक सही है या गलत है, यानी ये रिबेटेबल हो सकता है अगर अदर पार्टीज को डिसप्रूव कर दें। फिर आता है हमारा 88 में हमारा टेलीग्राफिक मैसेज के बारे में बताया गया है। तो अगर पहले के टाइम में क्या था ना कि टेलीग्राफिक मैसेज यूज़ किए जाते थे, तो अगर उस टाइप के कोई एविडेंस कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट वहाँ पे मे प्रिज्यूम करते थे कि हाँ ये सही है या गलत है, तो इसमें डिस्क्रिशन ही होता था कोर्ट का। फिर हमारा आता है सेक्शन 88A जिसमें बात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का। ठीक, यानी प्रिजम्पशंस एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। तो यहाँ पे भी कोर्ट अपना मे प्रिज्यूम करती है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है वो एडमिसिबल है या नहीं है। इसका अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, कब ऐड हुआ, तो ये ऐड हुआ 2000 में। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन 89 में। 89 में क्या है कि प्रिजम्पशंस एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर कोर्ट कोई मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना है, ठीक, नोटिस भी दी गई है कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करिए, लेकिन अदर पार्टी क्या करती है कि उसको प्रोड्यूस नहीं करती है, तो वहाँ पे कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यानी कोर्ट जो होगी वो प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ जो डॉक्यूमेंट था वो अटेस्टेड था, स्टैम्प था एंड एग्जीक्यूटेड था इन द मैनर ऑफ रिक्वायर्ड बाई लॉ। तो यहाँ पे शैल प्रिजम्पशन आ जाता है 89 में। ये एक बीच में एक्सेप्शन है तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। फिर हम आते हैं सेक्शन 90 में। 90 में क्या है, प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए 90 और 90A इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 90A का है इम्पॉर्टेंट है, मतलब 90A क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कि 5 साल पुराना होगा, यानी 5 साल तक वो अगर पुराना होगा तो वहाँ पे कोर्ट में प्रिज्यूम करती है कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं है, ये मे प्रिज्यूम करती है, ठीक है। और 90 में क्या है कि यहाँ पे 30 ईयर ओल्ड, मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट चाहे, मतलब नॉर्मली ये जो होता है ये विल से रिलेटेड होता है या किसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड होता है जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो 30 ईयर पुराना है, 30 साल पुराना है, तो वहाँ पे कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी कि हाँ ये जेन्युइन है। तो ये 90 और 90A में यही पूछाता है कि कितने साल के डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें बात की जा रही है। तो जो सेक्शन 90 है वो 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, और जो 90A है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की तो बात कर रहा है, लेकिन कितने पुराने? 5 साल, सिर्फ 5 साल, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो ये हमारा 90A इस पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा ये भी पार्ट ख़त्म हो गया, यानी प्रिजम्पशंस ऑफ द लॉ हमने पढ़ चुके हैं। फिर हम आते हैं अपने चैप्टर 4 में, पार्ट 3 के चैप्टर 4 में। इसमें क्या है? ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब यहाँ पे हमने बेस्ट एविडेंस अपना पहले ही पढ़े थे कि जो ओरल एविडेंस होगा वो डायरेक्ट होता है, ठीक। सेक्शन 60 में हमने इसको कवर कर लिया है। 59 में क्या पढ़े थे कि ओरल एविडेंस मतलब हर किसी में दिया जा सकता है, बट कहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक। यानी डॉक्यूमेंट अगर कहीं पे है, कहीं पे कोई भी चीज़ रिटर्न है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि आप उसका डॉक्यूमेंट, मतलब उसके जो एविडेंस होगा वो एज अ डॉक्यूमेंट ही आए। मतलब आपने अगर कोई चीज़ रिटर्न की है तो आप उस रिटर्न को ही कोर्ट में लाएं, ना कि कोई ओरल एविडेंस उसके बिहाफ पे काम करेगा। तो ये इससे मतलब ये जो चैप्टर है हमारा उसी से रिलेटेड बात करता है। तो हमारा जो सेक्शन 91 है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें हमें बताई गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन। मतलब अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखें तो जो अदर डिस्पोजिशन मतलब होता है जैसे मॉर्गेज, ठीक, लीज हो गया, विल हो गया, ये सब अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी के अंडर में ही आते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 91 जो है उसे और 92 इसे बेस्ट एविडेंस रूल भी कहा जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ग्रांट है या अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अदर टाइप का डिस्पोजिशन है जो कि रिटन है, ठीक, जो कि डॉक्यूमेंट में लिखित है, उसके बिहाफ पे आप कभी भी ओरल एविडेंस नहीं ला सकते। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट हमारा ज़्यादातर रिटर्न होता है, ठीक। तो अगर वो रिटर्न है तो आप मतलब कोर्ट ये ये प्रिज्यूम करेगी, या मतलब कोर्ट का ऑर्डर ही ये है कि आप उस डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में लाए एज आ एविडेंस। वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का ओरल नहीं काम करेगा। ये हमारे सेक्शन 91 में है, और इसीलिए इसे बेस्ट एविडेंस रूल भी कहा जाता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसे एज अ डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट, और मतलब इसमें ओरल एविडेंस नहीं काम करेगा, यानी ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है नॉर्मली। इसके 2 एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन क्या है कि पब्लिक ऑफिसर, ठीक, यानी अगर सपोज़ करिए कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, यानी पुलिस है, डीएम है, या आप कोई भी पब्लिक ऑफिसर ले लीजिए जिसका कि अपॉइंट किया गया, ठीक है, अपॉइंटेड है, वो कैसा? रिटर्न में। कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर अपॉइंट होता है तो वो रिटर्न में ही अपॉइंट होता है, ठीक, लेकिन वो एज अपना काम कर रहा है, उसका जो वर्क है वो कंटिन्यू है। तो इस जगह पे यानी इस टाइम पे कोर्ट उसको ये छूट देती है, प्रिविलेज देती है कि उसको किसी भी मतलब एविडेंस के लिए उसको रिटन में अपना अपॉइंटमेंट दिखाना ज़रूरी नहीं है। अगर वो एज अ वर्क कर रहा है एज अ पब्लिक ऑफिसर तो वो ओरल भी एविडेंस दे सकता है। तो ये हमारा हो गया एक्सेप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक्सेप्शन सेकंड में। तो ये विल के बारे में बात करता है, यानी विल एडमिटेड टू प्रोबेट। अब प्रोबेट क्या होता है? देखिए, प्रोबेट मतलब होता है कि एक सर्टिफाइड
सर्टिफाइड कॉपी होती है विल की, जो कि प्रोबेट कोर्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब कोई वो जो कोर्ट होता है वो कॉम्पिटेंट होता है। ठीक, पहली बात तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा, वो प्रोबेट कोर्ट होगा, और एक सर्टिफिकेट तो प्रोड्यूस करेगा वो किसको, उस विल के एयर को। मतलब एयर मतलब कि जैसे अगर कोई ए है, अगर वो अपना विल वसीयत किसी के नाम लिख के, यानी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे लिख के अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका लीगल एयर है वो जाहिर सी बात है कि कोर्ट के सामने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ले आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रोबेट कोर्ट होता है वो क्या करता है कि अगर उसको वो सेटिस्फाई है कि हाँ जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये विल का सही है, कोई भी ऑब्जेक्शन इसके खिलाफ नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं उसको कि हाँ इस प्रॉपर्टी का जो विल है मतलब ये सही है। तो अगर विल का जो मतलब अगर विल में इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड किया जा चुका है कोर्ट के द्वारा, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स का मतलब यूज़ करना एज ए एविडेंस ज़रूरी नहीं है। ठीक, नॉर्मल सी यही बात है। एक्सेप्शन 2 में आप ऐसा याद रखिए कि विल का प्रोबेशन के बारे में बात की गई है, और एक्सेप्शन 1 में क्या है कि पब्लिक ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है। तो ये हमारा हो गया 91 में, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने 92 में। अब देखिए 92 में क्या है कि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, मतलब 91 को ही सप्लीमेंट करते हुए 92 हमारा आता है, जिसमें नॉर्मली पहले तो यही बताया गया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है, या अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, या तो मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि लॉ खुद ही रिक्वायर्ड कर रहा है कि हाँ आप इसमें डॉक्यूमेंट पर ही डॉक्यूमेंट के बेस पर ही आप इसको डिस्पोजेस करिए। मतलब जैसे सेक्शन 17 का आप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट देख लीजिए, तो उसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफ़र करना है, अगर वो 100 रुपये के ऊपर है तो उसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है ना। सेक्शन 17 में हम ये देखते हैं। लेकिन सेक्शन 49 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या बताया गया है कि अगर आप ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट का जो कि सेक्शन 17 के अंदर रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, लेकिन आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो सेक्शन 49 बार लगा देगा कि आप फिर उसे एज अ एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात। तो ये जो एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ है, इसको हम उसके अंडर में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है, अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो उसके बिहाफ पे कोई भी एविडेंस ओरल एग्रीमेंट यानी ओरल में या कोई स्टेटमेंट एडमिट नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा नहीं किया जाएगा? या तो उस पार्टी के द्वारा, यानी जो पार्टी डिस्प्यूटेड है उनके द्वारा, या तो दियर रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके जो लीगल एयर होंगे उनके द्वारा भी नहीं किया जाएगा। कहाँ कहाँ नहीं किया जाएगा? तो इसके 4 वर्ड्स की वर्ड्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। ठीक है, मतलब इन चारों प्रोसेस में कोई भी ओरल एविडेंस नहीं यूज़ किया जाएगा इनके बिहाफ पे। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं 92 में, या जैसे यहाँ पे हमको 6 एक्सेप्शंस मिलते हैं। प्रोविज़ो 1 में क्या बोलते हैं? पहले तो हम ये बोल दिए कि कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी में हम किसी भी प्रकार को ओरल एविडेंस नहीं एडमिसिबल करेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये हमको प्रोवाइज़ो बताता है। ठीक है, तो प्रोवाइज़ो 1 में क्या बताया गया है कि फैक्ट विच इनवैलिडेट द डॉक्यूमेंट, मतलब कोई ऐसा फैक्ट आ जाए कोर्ट के सामने जो कि उस डॉक्यूमेंट को ही इनवैलिड कर दे। ठीक, मतलब जैसे कोई दूसरा कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो बाय फ्रॉड है, यानी बाय मिस रिप्रेजेंटेशन है, यानी मिस्टेक के द्वारा इलीगल है, मतलब उस डॉक्यूमेंट की अगर कोई गलत कह रहा है तो वहाँ पे आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, वहाँ पे कोर्ट अलाउ कर देगी। प्रोविजन 2 किसके बारे में बात करता है? एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट जो कि जिसके बारे में डॉक्यूमेंट साइलेंट था, मतलब डॉक्यूमेंट था लेकिन उसके अंडर ऐसी कुछ चीज़ें लिखी गई थी जिसके बारे में डॉक्यूमेंट साइलेंट था, मतलब चुप था, उसके बारे में एक्सप्रेसली कुछ नहीं बोला गया था, तो वहाँ पर भी कोर्ट जो है ओरल एविडेंस अलाउ कर देती है। प्रोविजो 3 में किसके बारे में बताया गया है कि सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट के बिहाफ पर भी कोर्ट अलाउ कर देती है ओरल एविडेंस। कहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट यानी
मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट ही एडमिसिबल होती हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने प्रोविजो 4 में। 4 में क्या है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, मतलब ऐसा कोई भी बाद का ओरल एग्रीमेंट जो कि रिसाइंड और मॉडिफाई करे कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि भाई ये सब्सिक्वेंटली हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि उस डॉक्यूमेंट में तो नहीं लिखा होगा, है ना, ये बाद में लिखा गया है जो कि उसको उस डॉक्यूमेंट को ही ख़त्म कर दे रहा है या मॉडिफाई कर दे रहा है, तो उसके बिहाफ पर भी कोर्ट ओरल एविडेंस अलाउ कर देती है। ठीक है, फिर प्रोविजो 5 में क्या है, यूसेज कस्टम। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि यूसेज और कस्टम में हमको किसी भी मतलब रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कंटिन्यू ही काफ़ी टाइम से होते हुए आ रही है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा कोई ग्रांट है जो कि यूसेज एंड कस्टम से रिलेटेड है, तो और उस डॉक्यूमेंट पे इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोर्ट अलाउ कर देती है कि हाँ आप इसके बारे में ओरल एविडेंस दे सकते हैं। फिर प्रोविजो 6 की इसके बारे में बात करता है, any fact may be proved which shows in what manner the language of the document is related to existing fact। ठीक है, मतलब अगर कोई भी फैक्ट है जो कि प्रूव्ड है और उसमें मतलब लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ रिलेटेड, मतलब यहाँ पे वही है कि अगर जैसे सराउंडिंग कोई सर्कमटेंसेस है कॉन्ट्रैक्ट के जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे केस के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक रेलिवेंट फैक्ट है, तो वहाँ पर भी कोर्ट अलाउ कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन 92 था, यानी सेक्शन 91 जो कि बेस्ट एविडेंस रूल है, जहाँ पे हमको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का एविडेंस लाना है तो हम ये इंश्योर करेंगे कि उस डॉक्यूमेंट को इटसेल्फ ही प्रोड्यूस करें बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और उसी के सप्लीमेंट में 92 आया जहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ ओरल नहीं होगा, ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 ऐसे एक्सेप्शंस बताए गए हैं जहाँ पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर भी ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल यही है, आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस कुछ कुछ कीवर्ड है जो इससे पूछे जाते हैं और या तो सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं, बाकी मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम सेक्शन 92 आज कवर कर लिए। अब कल हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन 93 से, जो कि एम्बिग्यूटी के बारे में बात करते हैं, यानी पेटेंट और लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या क्या है ये मैं आपको कल ही कवर कराऊंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। Thank you. I hope you are doing well, and please support me, like and subscribe. Thank you.